मेक इन इंडिया इज अ शैम। गलत फहमी में मत रहो कि इंडिया में ये कुछ बन रहा है। इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए। 90% of the electronics are actually Chinese, Korean and Taiwanese. Today you have an app which generates 100 crore rupees in revenue and you call yourself an accidental entrepreneur. जानते हैं हम में और जितेंद्र चौकसी जैसे लोगों में क्या फर्क होता है? One fine day the painkiller stopped working. हम में से ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। It became so much so that if I don't take painkiller, I can't even get up from the bed. So founders, as per statistics, are 3 times more likely to commit suicide compared to, let's say, non-founder. Whole world is kind of sleep deprived. Sleep is one of the most underrated things that today people do. When you were doing very well, the investors were behind you, the banks were behind you. When you're not doing well, when you actually needed the money, the investors were not there for you, the bank was not there for you, and today that you've recovered, all of them are back again. इसके पीछे काफ़ी पेन छुपा हुआ है, काफ़ी दर्द छुपा हुआ है. I am not a good founder. तो मैंने डिसाइड किया कि I will quit alcohol, will quit smoking, and then I'll get back to my fitness routine. So I came down from 16 something body fat percentage to 8% body fat in a period of 4-5 months. 4-5 months? Yes. कोविड में एक टाइम ऐसा आया था कि we were almost on the brink of bankruptcy. अभी इसको आप ऑफलाइन लेके जाओगे? नहीं. बट वाई नॉट गो ऑफलाइन? तो आपको नहीं लगता कि ऑफलाइन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग जेसी, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग जैसे आज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा, क्योंकि मेरे में एक इनहेरेंट डिसएग्रीमेंट है हेल्थ पॉडकास्ट को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक होस्ट को हेल्थ के बारे में नॉलेज ना हो तब तक मुझे लगता है कि होस्ट ने हेल्थ पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि गेस्ट कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं और वो हम फैक्ट चेक कर नहीं पाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हाँ और हम डाल देते हैं तो उससे हमको रील्स में व्यूज़ आ जाते हैं और उससे हमको लगता है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करूँगा, क्योंकि लोग आपको फिटनेस की वजह से तो जानते ही हैं, बट जितने भी सारे बड़े बड़े लोगों से मैंने बात किया है, वेदर दैट इज़ नितिन कामत और सागर और इवन पार्श फॉर दैट मैटर, एवरीबडी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ यू। और सब लोग यही बोलते हैं कि जेसी बढ़िया बंदा है, और जब मैं पूछता हूँ क्यों, तो देयर आंसर्स आर मोर और लेस वेरी सेम। वो बोलते हैं कि जेसी ऑनेस्ट है, जेसी ऑथेंटिक है, जेसी फ्रैंक है, और जेसी ने इस कमर्शियल दुनिया में एक ऑथेंटिक फिटनेस ब्रांड बनाया है जो बहुत ही मुश्किल है। तो जब तक मैं मुंबई नहीं आया तब तक मुझे इन सब चीज़ों का मतलब मालूम नहीं था, बट जैसे ही मैं मुंबई आया एंड आई सॉ हाउ पीपल मेक मनी, आई रियलाइज दैट येस, बिल्डिंग अ ऑथेंटिक फिटनेस ब्रांड इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैंने इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च किया, बट देन आज मैंने अपने ट्रेनर से बात किया, मैंने पार्श से बात किया, मुझे समझ में आया कि इंटरनेट आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। और मुझे पता चला कि आपने व्हाट्सएप से शुरू किया, एंड देन टुडे यू हैव एन ऐप विच जनरेट्स 100 crore rupees in revenue, and you call yourself an accidental entrepreneur. None of it actually makes any sense. तो मुझे बताइए जेसी, आपका स्टोरी क्या है? वैसे तो मैं like I come from a small village and typical small guy from small town story. I'm a software engineer. मैंने 8 साल IT में काम किया है, एंड मुझे एक्सरसाइज करते हुए करीब 24 साल के आसपास में हो चुके हैं। ज़िंदगी का जो पहला हाफ था दैट वाज स्पेंट स्ट्रगलिंग विद ओबेसिटी। तो उसके बाद का जो हाफ था वेयर आई फिगर्ड आउट कि यार ठीक है, अब मुझे ये करना है, ये खाना है। तो जब मैं फिट हो गया तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को भी फिट करना चाहिए अगर कोई मुझे हेल्प मांगता है। तो मैं अपने ऑफिस में, कंपनी में लोगों को टिप्स देता रहता था। और वो चीज़ थोड़ी सी क्या है कि जब कंपनीज वगैरह चेंज हुई तो थोड़ी मेरी आदतें भी चेंज होती गई, जहाँ जैसे लोग वैसी संगत, राइट। तो बैंगलोर में मुझे आदत हो गई थी सिगरेट पीने की। ओके। क्योंकि बैंगलोर में क्या है ना कि आईटी में, ऑफिस में लोगों का ये फेवरेट टाइम पास होता है, व्हेन एवर यू गो ऑन अ ब्रेक यू हैव चाय सुट्टा ब्रेक, राइट। और मैंने अपनी लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पी थी, बिकॉज माई फैमिली नोबडी स्मोक्स और ड्रिंक्स और इवन ईट्स नॉन वेज। आई वॉज अ प्योर वेजिटेरियन,
स्मोक भी नहीं करता था और ड्रिंक भी नहीं करता था। बैंगलोर जाके मैंने सब शुरू कर दिया। शादी हो गई 2013 में। उसके बाद मैं वहाँ से आई केम बैक टू पुणे। पुणे में आ गया और आई बिकेम अ फादर। अब जब फादर बना तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इट रियली मीन्स टू बी अ फादर। एंड फादर टू अ गर्ल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फादर टू अ बॉय। हाउ इज दैट डिफरेंट? इट्स डिफरेंट यार, यू फील वेरी डिफरेंट, लाइक अच्छा। यू सडनली बिकम वेरी प्रोटेक्टिव। आपको ना ऐसा वो एक आपके अंदर का एक क्या बोलते हैं, एक मैकेनिज्म बाहर आ जाता है कि यार दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस विद ऑल माई हार्ट एंड ऑल माई लाइफ, राइट? सो द मिनट you become a father, it's very different. Your protective instincts they kick in. तो अब बेबी भी हो गई मेरी छोटी एंड आई वाज लाइक यार मेरे डैड ने, अब मुझे समझ में आया कि मेरा डैड कभी ना उन्होंने ड्रिंक किया ना कभी स्मोक किया, इतनी मेहनत वो करते थे एंड दिस इज़ प्रोबब्ली व्हाई दिस इज़ व्हाट ही मस्ट हैव फेल्ट। उनको भी ऐसा लगा होगा द वे आई एम फीलिंग। सो लाइक आई हैव टू बिकम गुड फादर फॉर माई डॉटर। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल क्विट अल्कोहल, आई विल क्विट स्मोकिंग and then I'll get back to my fitness routine. So पुणे में MTV फिटनेस फैन चैलेंज उस टाइम पे चल रहा था। मैंने अपने ट्रेनर को बोला कि यार देखो मेरी हालत ख़राब है, मेरा डाइट वाइट का कुछ पता नहीं है, ट्रेनिंग मेरे को जितनी करवानी मैं उतनी कर लूँगा। उस टाइम पे फिर मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी और डाइट का ऐसा था कि मैं एकदम बहुत ही गंदी सी डाइट थी मेरी। सो डाइट में मैं आई यूज्ड टू ईट बॉइल्ड एग्स और ब्रेड स्लाइसेस और जो पालक होता था उसको बॉयल करके। लेकिन दिस इज सी, अब लोगों के हिसाब से दिस इज ब्लैंड एंड दिस इज हॉरिबल डाइट, बट बॉडी बिल्डर्स ये डाइट कंज्यूम करते हैं एंड दे गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मुझे भी रिजल्ट्स मिले उससे, बट आई वाज लाइक यार ये सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना शुरू किया। उसके बाद में उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं होता था, उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने थॉरो वीडियोज़ नहीं होते थे, उस टाइम पे फोरम्स होते थे। तो फोरम्स में आप जाते थे और डिस्कस करते थे। उस टाइम पे क्रिस गेथिन काफ़ी फेमस थे। फिर उस टाइम पे देवर द लॉट ऑफ all these guys, अभी तो लोगों को नाम भी नहीं पता है, but they used to be very famous on bodybuilding.com forums. तो I used to go on forums और वहाँ पे आपको दुनिया भर की नॉलेज मिलती थी, अच्छी बुरी। So I used to collect this knowledge and वो मुझे पहले से थोड़ी हो चुकी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैंने जस्ट 2013 में स्टार्ट की। I think I've been doing that since 2009-10 क्योंकि फिटनेस में मैं हमेशा से था। तो फिर उसके बाद में 2013 में 14 में थोड़ा सीरियस हो गया उस चीज़ को लेके कि यार ये लोग इतना कम बॉडी फैट कैसे करके लेके आ जाते हैं, मुझे भी करना है, राइट? तो और उस टाइम पे फिर ये मूवी आ गई थी क्रिश, ऋतिक रोशन वाली। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसा फिजिक बनाना है मुझे एक बार, क्योंकि पूरी बॉडी तो अच्छी है, मतलब बाइसेप्स भी अच्छे हैं, यू हैव गुड चेस्ट एंड एवरीथिंग, बट वो वैसा लुक क्यों नहीं आ रहा है जैसे ऋतिक रोशन दिखता है, वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? एंड फिर उसके बाद में फिर समझ में आया कि यार बॉडी फैट कम करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आपकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कंटेस्ट प्रेप स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो वो सब करना होता है। तो उसके बारे में मैंने पढ़ना पूरा शुरू किया एंड घूम फिर के अच्छी खासी नॉलेज हुई। सो आई केम डाउन फ्रॉम 16 समथिंग बॉडी फैट परसेंटेज टू रफली 7 or 8% body fat. Wow. In a period of not more than 4-5 months. 4-5 months? Yes. It's not very difficult. It's actually pretty easy. Okay. क्योंकि ट्रेनिंग तो हार्ड थी, तो ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं थी, तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से करते थे, बट डाइट की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो थोड़ी सी, मतलब once you understand that, आपके लिए it's like this. And again, I'm saying this because I have trained people, literally thousands of people, and they all think it's very difficult. But over a period of time, once you've understood the formulas, it becomes very easy. Right? So वो किया। उसके बाद में फिर MTV फिटनेस फैन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पुणे से वी वर 2 क्वालिफायर्स। तो मैं था और एक मेरा बंदा था अक्षय, हम दोनों वी वेंट टू मुंबई और वहाँ पे MTV पे वी हैड लाइक ए 5 second clip. So that gave me high कि अरे what TV पे आ गया मैं। right? तो उसके बाद में लगा कि यार फिटनेस में और थोड़ा सा करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे फिटनेस मॉडलिंग वगैरह कॉन्टेस्ट होते थे, तो यहाँ वहाँ इधर उधर। एक तो पुणे में नोबडी, आई डोंट नो एनीबडी, कोई यहाँ पे दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तो पूरे दिन भर बस देख रहा था कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। सो देन आई केम अक्रॉस दिस फिटनेस मॉडलिंग वाला थिंग, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे गया मुंबई में, तो आई फाउंड अ फोटोग्राफर, ही सेड यार तुम्हारा फिजिक इतना अच्छा है, यू शुड बी इन मेंस हेल्थ, वी वांट टू डू अ फीचर। उनको पता चला कि आई एम वर्किंग इन IT, सो देन दे फीचर्ड मी इन मेंस हेल्थ, और वो फिर मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया एंड देन पीपल वर एडमायरिंग मी। सो अभी आई एम गोइंग फ्रॉम अ गाय
nobody knows, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है my existence, and suddenly you know I'm posting this and people are appreciating. Like this is so much fun. And at one point of time I was training almost 200 people. 200 people? Yes, on WhatsApp. और सबको मैं फ्री में कर रहा हूँ और उनके मैं डाइट चार्ट्स बना रहा हूँ फ्री में? फ्री में। क्यों? क्या मोटिवेशन था? मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो उनको रिजल्ट मिलता था तो आपको मजा आता था? हाँ, कि आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रही है? एग्जैक्टली। ओके एंड आई वाज लाइक, क्योंकि उसके पहले कभी ज़िंदगी में किसी ने इतना अप्रिशिएट किया नहीं था। ओके सो देखो, घर पे क्या है ना कि हमारे यहाँ पे माँ बाप अगर प्यार भी करते हैं ना तो आपको बोलते नहीं है कि दे लव यू। तो वहाँ पे सिर्फ गालियाँ सुनते हैं। वो प्यार भी करते हैं ना तो वो आपको गालियों के थ्रू सुनाई देता है। तो जब ज़िंदगी में आपसे कोई पहली बार बोलता है ना कि यार थैंक यू, बहुत मस्त काम करते हो भाई तुम, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। सो समबडी हु इज़ नॉट यूज्ड टू ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन, तो मेरे लिए दिस वाज फन। मुझे लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, एक डाइट चार्ट ही तो बना रहा हूँ एक्सेल चार्ट पे। और उस पर फिर मैंने एक्सेल शीट्स पे पूरे फॉर्मूलेस कैलकुलेट कर लिए थे कि इसमें इतने कार्ब्स होते हैं, इतना फैट, इतना प्रोटीन, और आई बिकेम रियली गुड एट एक्सेल शीट। तो जितना मुझे काम में मज़ा नहीं आता था उतना मुझे इसमें मज़ा आने लगा। सो आई स्टार्टेड मेकिंग डाइट प्लान्स, ट्रेनिंग प्लान्स, और वो लोगों को रिजल्ट्स मिलने लगे। और एक टाइम के बाद में इट बिकेम ओवरवेलमिंग। ओके सो आई थिंक रफली अराउंड 2014 में थोड़ी सी मेरी बैक की इंजरी ऑल्सो स्टार्टेड फ्लेयरिंग अप. ओके So I have something called osteoarthritis ओके since I was a kid, and I also have hepatitis B. तो ये चीज़ें I have to keep in control all the time, right? So it started flaring up because I was training too hard, and मतलब painkillers like I used to train. अच्छा Yes. So it is not something I suggest to people, but it is something which nobody should do, because when you take painkillers, you think the issue is gone. Obviously, I understand much better now, but the issue is there. It's just that you don't feel the pain, right? And when you take painkillers and you train, the damage keeps on getting worse, and you don't even realize. One fine day, the painkillers stop working. Oh. Right? So it became so much so that if I don't take painkiller, I can't even get up from the bed. Unfortunately, this issue happens with all the joints. So because it's osteoarthritis and it's like a progressive disease, it affects all your joints. But at the time, मेरी back को ज़्यादा उसने affect किया. So I took a 1 month off from my office, and I was just sitting at home. और एक ये rope therapy होती है. So they used to come at home और tie me up और पूरे हाथ पैर से बांध के, and then they used to do some rope therapy because I was so unable to move कि मैं उनके center भी नहीं जा पाता था. So I used to pay him like 5,000 rupees a month or something. They used to come home and they tie and do something, right? So but I was like super bored कि यार मैं घर पे बैठा हूँ, करूँ क्या? So I was training these guys on WhatsApp. उसके बाद में मैंने कहा कि काम करता हूँ, मैं book लिखता हूँ. So everything that I knew, I put it in a document called Get Shredded, and that document I uploaded on Facebook, and God willing or whatever, like that document got downloaded by many people, like thousands of people. और सब लोगों ने जब उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ा, I said यार this is it, like ये पढ़ के अब इनको सब समझ में आ जाएगा, they'll be able to solve the problem. business का तो कहीं कुछ वो था ही नहीं. So like a document everybody will read, and if they have problems, you know, we'll discuss. So वो document upload कर दिया, and then people started asking questions कि यार जैसे ये क्या लिखा है, कुछ समझाओ थोड़ा सा. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सब एक ही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं. Meta had launched Facebook groups I think in 2012 or 13. Okay. So उस time पे we became one of the most like fastest growing groups on Facebook. Okay. Yes. तो बहुत जल्दी हमारा ग्रुप ग्रो करता गया, and trust me, things were moving so fast, like before I could blink something was happening. तो फिर मैंने seminars लेने चालू कर दिए. 2015 में I took my first seminar. All of this for free? नहीं, seminars के then so again this was all happening simultaneously. So then so in 2015 when I took the seminar, I think the price was around 150 rupees. 150 rupees. Okay. 150 rupees. So started taking seminars, यहाँ वहाँ काफ़ी seminars लिए, and then वहाँ पे फिर जो ग्रुप बन रहा था, ग्रुप में भी around 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे, and ग्रुप में people like जैसे अब आप ही हमें ट्रेन करो. मैं ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर रहा था, और कहाँ से? अच्छा, लाइक एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को एजुकेट करता हूँ और तुम लोगों को ट्रेन करना शुरू करो. अच्छा, ओके. सो वो जो 200 लोग थे, उनमें से मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि गाइस एक काम करते हैं, आई विल एजुकेट यू गाइस, यू बिकम कोचेस एंड यू ट्रेन पीपल. एंड देन दे लाइक श्योर,
कर सकते हैं. So that's how the concept of coaching started. It was not organized. Later on, I think around the same time, I met Bala, Rohit, and everybody online. And we said, एक काम क्यों नहीं कर सकते? Why don't we create this into an online thing? जहाँ पे अगर किसी को कोच की ज़रूरत हो, and obviously I'm not going to be available, they will be able to book a coach, and if they don't get results, they get their 100% money back. And Oh, really? yes, it's still there. Okay. Yeah, it's still there. So you know, and people would be able to pick and choose, Okay. and people will be able to see genuine reviews of people. So I think just a Book My Show and these other companies, they had a rating system, right? We said there is no system in India which rates services for coaches. So I think this idea culminated 2014 में कहीं ना कहीं spark हुआ था. 2015 में I found the people and we built the website. So it was me and one more guy. He was a developer. I was doing the front end. और total कुछ collection उसमें 90,000 रुपये का हमारा investment आया. And we launched the website. Launch किया website, उसमें 14 coaches थे, the same people from my group who I trained and educated. And in the first month itself हम लोगों ने 10 लाख का business कर लिया, 9.39 lakhs. Okay. Yes. उसके बाद में दूसरे महीने में almost 15 लाख का business किया, तीसरे महीने में 24 लाख का business किया. And by the time it was May, we did a business of 1 crore. Wow. So things were growing crazy. और उसके बाद में फिर मैंने अप्रैल में अपना जॉब छोड़ दिया. So January, February, March, April में I quit from my company formally, and then we continued to grow this. And by the end of year 1, we did a business of almost $1 million. Wow. That's crazy, bro. भाई इससे मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि teaching without expectation actually makes you more money than teaching with expectation. It worked for me. I don't know if it works for other people, but in my case, it worked for me. क्योंकि फिजिक्स वाला के केस में भी सेम स्टोरी है कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं हम इन्फॉर्मेशन होल्ड बैक करेंगे और सिर्फ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दिखाएंगे ताकि बच्चे वो यूट्यूब वीडियो देख के कोचिंग क्लास को साइन अप कर ले. बाद में अलंग सर ने क्या किया, अलंग सर ने सारा जितना भी सिलेबस उनको पता था उन्होंने सारा सिलेबस ऑनलाइन डाल दिया. तो फिर बहुत सारे कोचिंग वाले आके उनको धमकी देने लगे कि अरे अगर आप सब कुछ फ्री में पढ़ा दोगे तो हम किस चीज़ का फीस लेंगे. तो तभी अलंग ने बताया कि बच्चे आके पढ़ेंगे और बच्चों को अगर आपका टीचिंग पसंद आता है तो बच्चे आपसे सीखने को आएंगे क्योंकि सिखाना सिर्फ 1 वे नहीं होता है, 2 वे होता है. और यहाँ पे सिर्फ 1 वे हो रहा है कि मैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. अगर उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है तो बच्चा पूछने के लिए तो मेरे पास आएगा ही. और जब बच्चे को दिख जाएगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है. और विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन, विच इज़ यू टॉट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. और लोगों को आप पर इतना भरोसा हो गया कि पीपल स्टार्टेड पेइंग यू मनी. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज वर्ड ऑफ माउथ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ड ऑफ माउथ कितना ब्यूटीफुल चीज़ होता है कि आपने किसी को कुछ करके दे दिया और वो में 10 और लोग आते हैं आपके पास और बोलते हैं कि मुझे भी सेम चीज़ करना है. एंड इसकी वजह से जितने भी सारे बिजनेसेस हैं, फंडामेंटल रूल तो यही होता है कि जो पहले 10 लोग आपके पास आते हैं उनको इतना बढ़िया सर्विस दो या प्रोडक्ट दो जिसकी वजह से मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाएगा. एंड ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो आपने मुझे बताया ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई, क्योंकि मैंने मीशो के फाउंडर से बात किया और मीशो के फाउंडर्स का बहुत सिमिलर स्टोरी है. आपको पता है उनका स्टोरी क्या है? थोड़ा बहुत मुझे पता है. आई थिंक दे स्टार्टेड सेलिंग ऑन व्हाट्सएप आल्सो. ब्रो वेरी सिमिलर. उन्होंने व्हाट्सएप कम्युनिटी पहले किया. और ये स्टोरी का रेलेवेंस ये है ब्रो कि आज जितने भी सारे सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते. वो हमेशा ये सोचते हैं कि एक फैंसी ऐप कैसे बनाए और उस ऐप में ये लोग 20-25 लाख रुपए डाल देते हैं और उनके पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो इस स्टोरी से यही समझ में आता है. और ये मीशो के केस में भी ये है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये कितना कंसिस्टेंट है. मीशो ने भी पहले व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वेंडर से कपड़े लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना शुरू किया और वो बिकने लगा. और जब उनको समझ में आया कि इतने सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं कि अब ये व्हाट्सएप ग्रुप फंक्शन ही नहीं कर पा रहा. जैसे कोई कुर्ती अगर किसी ने डाल दिया कि ये कुर्ती मेरे पास अवेलेबल है तो वो कुर्ती सोल्ड आउट हो जाता था और फिर भी लोग क्वेरी देते रहते थे क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो सोल्ड आउट हो चुका है. वो मैसेज ऊपर चले जाता था और उसकी वजह से उन्होंने मीशो को ऐप में कन्वर्ट किया जिसकी वजह से मीशो चल पड़ा. तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मीशो का जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था. सिमिलरली इन योर केस ऑल्सो, फिटर का जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था वो पहले प्रूव हुआ, उसके बाद आपने ऐप बनाया एंड नॉट द अदर वे अराउंड.
ऐप तो हमारा 2018 में आया, सो 3 साल तो वी वर जस्ट ऑन दैट सेम 90,000 वाला वेबसाइट। और वेबसाइट के पहले लाइक आई सेड आई वाज ट्रेनिंग पीपल ऑन व्हाट्सएप पे मैं ट्रेन कर रहा था, गूगल ड्राइव, और फिर उसके बाद फेसबुक ग्रुप बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग भाई। ये जो आपने बताया कि 100% मनी बैक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने जितने भी ट्रेनर से बात किया हुआ है, इनफैक्ट मेरे जो 2 ट्रेनर्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। पुणे में मेरा एक ट्रेनर है दीपक, और यहाँ पे आई हैव अ ट्रेनर कॉल्ड वेदांत, बोथ आर वेरी डेडिकेटेड, ठीक है। बट मेरा स्केड्यूल चेंज हो जाता है तो मैं जा नहीं पाता हूँ। तो वेदांत इज़ वेरी डेडिकेटेड, और वेदांत ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। लेकिन अगर मैं कल वेदांत के पास नहीं जाता हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसमें वेदांत का तो कोई फॉल्ट है नहीं। Correct. तो उसमें कोच का तो टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन स्टूडेंट की इनसिंसियरिटी की वजह से स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। तो देन हाउ डिड दिस मनी बैक स्कीम एक्चुअली वर्क आउट? हाउ डिड दिस मनी बैक स्ट्रैटेजी वर्क आउट? तो उस टाइम पे जब हम 2013-14 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे देयर वाज नो चेक्स, नो बैलेंसेस। कोई भी एक बड़ा सा सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर आ गया, उसने बोल दिया कि मैंने इसको फलाना ढमका को ट्रेन किया है, मेरी फ़ीस है 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। और उसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी होती थी कि लोग उनके कैबिन के बाहर बैठे रहते थे, आधा घंटा वेट करते थे, उनको 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये पे करते थे, कोई फॉलोअप कुछ नहीं होता था। और वो एक सिंपल सा डाइट चार्ट, वो एक ये आपने मूंग चीला खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, कोई कैलोरीज नहीं, उनके कुछ कंसेप्ट्स नहीं होते थे, वो घिसी पिटी नॉलेज। और ये मुझे फर्स्ट हैंड किससे पता चला? अली से। ओके। क्योंकि अली वॉज गोइंग टू दीज सो कॉल्ड सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, दुनिया भर के उनके पास में चला गया था, एंड ही हैज स्पेंड लाइक 5 to 7 लाख रुपीज़, और उसका वजन 5 किलो कम होता था, फिर 5 किलो बढ़ जाता था। मेरे साथ जब उसने काम किया तो फ्रॉम 108 kgs ही वेंट डाउन टू 66 kgs, एंड ही हैड प्रॉपर 6-pack abs विद इन अ स्पैन ऑफ 10 months, राइट। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार दिस इज क्रेजी, लाइक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम में, एंड दीज गाइज आई एम पेइंग देम 1.5 लाख रुपीज़, फिर भी आई फील लाइक कि आई ओ देम, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नथिंग। So how do you make people accountable if you're paying so much money? कुछ रिजल्ट तो होना चाहिए। तो उस टाइम पे जब हम ये कर रहे थे, मतलब यार लोग कोचेस हो तुम लोग, तुमको पैसा मिलेगा। And our coaches make today, if there is any company in India that pays the highest amount of money, hands down Fitter. Fitter coaches make a lot of money. So we always said, look, अगर इस इंडस्ट्री में हमको सही एजुकेटेड लोग लाने पड़ेंगे। So we understood कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये, एक तो अनएजुकेटेड कोचेस हैं, एस्पिरेशंस नहीं है। अब अगर कोई कोच है जो जिम में 5,000 रुपये महीना कमाता है, उसका खुद का पेट बाहर निकला हुआ है, तो आप उसको देखोगे, अपने इंडिया में थोड़ा सा स्टेटस वाली चीज़ें हैं, आप बोलोगे यार इस आदमी से मैं क्या सीख सकता हूँ, इसकी खुद की लाइफ ट्रैक पे नहीं है। तो मैंने कहा लोग हमारे कोचेस ऐसे होने चाहिए जो कि एस्पिरेशनल। भाई अब क्लाइंट देखे तो वही नहीं बोले कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, बोले कि मुझे आपके जैसी बॉडी बनानी है। पहली चीज़ ये कि आपको खुद को एस्पिरेशनल बनना है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, आपको खुद अपने आप में वो एट्रीब्यूट्स लेके आने हैं कि सामने वाला पहले से इम्प्रेस हो जाए। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर हम अच्छा पे करेंगे अपने कोचेस को, तो बहुत सारे लोग कोचिंग को थोड़ा एक गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट गेनिंग रिस्पेक्ट। तो वरना पहले ना लोग ट्रेनर वर्ड ज़्यादा यूज़ करते थे, कोचिंग वर्ड वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। सो फिटर पे भी सेड डोंट कॉल देम ट्रेनर्स, ट्रेनर्स आर डिफरेंट, दीज आर योर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोचेस। सो बहुत सारे माइनर करेक्शंस ऐसे हम करते गए, एंड सब चीज़ें एक टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली जस्ट बिकेम लाइक, सो व्हेन आई थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि फिटनेस के चक्कर में लोग साइन अप तो कर देंगे, बट 100 लोगों ने साइन अप कर दिया, मान लो उन्होंने 10,000 रुपये भर दिए, तो आपके PNL में दिख गया कि इतने पैसे आ गए। बाद में मनी बैक के चक्कर में एक महीने में अगर इन 100 में से मान लो 70 लोग कमिट नहीं कर पाते, तो उनको रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको 70 लोगों को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो हाउ डिड दिस स्केल? एक कोच की अकाउंटेबिलिटी जब आप सेट कर देते हो ना, तो फिर उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ आपकी कंपनी लूज नहीं कर रही है, पैसा वो भी लूज कर रहा है। और हमारा जो पहले कमीशन स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो ऐसा हुआ था कि इट यूज्ड टू बी वेरी लेस फॉर अस। आई थिंक 70% कोचेस का होता था, 30% हमारा, विच वॉज काउंटर इंट्यूटिव। अभी वो चेंज हो गया है, बट जब स्टार्टिंग वैसा किया था, एंड इट टुक अस फॉर सम ईयर्स टू रियलाइज कि वी वर लूजिंग मनी, नॉट मेकिंग मनी। सो उसमें क्या है कि एक बार अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, तो आप तो पैसा लूज कर रहे हो एज ए कोच, एज ए कंपनी,
कोच भी पैसा लूज कर रहा है, तो उसके पास में देयर वाज एवरी इंटेंट कि यार मैं इस इंसान को फिट करूं। और देखिए फिट होने की साइंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स, आपको सिर्फ क्लाइंट को मोटिवेट करना है, फॉलो अप करना है। सो जिस हिसाब से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उस हिसाब से आपको अगर एक प्रोपोर्शनल अमाउंट में मनी मिल रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सामने वाले को चेक करो, उसके ऊपर रिजल्ट्स वगैरह देखो। सो इट डिडंट फील वेरी बैड कि यार क्यों नहीं होना चाहिए, हमने वो किया। एंड सरप्राइजिंगली हमारे रिफंड रेट स्टार्टिंग के पहले साल में 5% थे, एंड टुडे वी आर समवेयर अराउंड 2.7 to 3%, एंड वी हैव नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड। अगर 30 डेज में आपको सर्विस पसंद नहीं आई, आप पूरे पैसे वापस ले लो, कोई क्वेश्चन नहीं। और कोचेस को भी हमने वो ग्रूम कर दिया। हमने कहा लोग अगर आप ये एंट्री बैरियर हटा दोगे ना कि भाई अपनी सर्विसेज में ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि आप उसको बोल दो कि भाई पसंद नहीं आया तो वापस ले लो। बाकी इंडस्ट्रीज में भी होता है, सब में नहीं होता है, बट कुछ इंडस्ट्रीज में होता है कि भाई अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसको रिप्लेस कर दो। मिंत्रा को देख लो या आप कोई दूसरा शॉपिंग पोर्टल देख लो, अगर सामान आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर सकते हो। सर्विसेज के केस में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि सामने वाला पैसे तो लगा रहा है। करेक्ट, राइट, तो इट जस्ट मेड सेंस। तो आप कह रहे हो कि मनी बैक गारंटी बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि लीकेज हो सकता है, बट एक्चुअल में वो ट्रस्ट बिल्ड करता है जिसकी वजह से आपका कस्टमर बेस बढ़ जाता है। यस, तो अब हमारे पास में ऐप है, फिटर ऐप। वेबसाइट पे अभी हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि 99% कस्टमर्स हमारे ऐप पे आते हैं। ओके, तो फिटर ऐप लोग डाउनलोड करते हैं। वहाँ पे अगर किसी को देखना है कि भाई डाइट प्लान क्या है, ट्रेनिंग प्लान क्या है, तो वो फ्री में मिलता है। ओके, मेरी वो जो बुक है गेट श्रेडेड वो भी फ्री में है। ओके, कम्युनिटी है हमारी बहुत बड़ी फेसबुक पे जिसमें लगभग 7.5 लाख लोग हैं। ओके, इट्स अ क्लोज प्राइवेट कम्युनिटी। तो वहाँ पे अगर किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को डाइट प्लान चाहिए, ट्रेनिंग प्लान चाहिए, किसी को कोई सवाल पूछना है, तो वो सब जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। और कोचेस को हमने बोल के रखा है कि आप लोगों को फ्री में आंसर करोगे, दे विल बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू। एक बार ट्रस्ट बन गया, एनरोलमेंट हो ही जाएगा। सो वी फॉलो अ मैंगो ट्री मॉडल कि भाई मैंगो ट्री है, उसमें सब लोगों के लिए फल उगते हैं। 100 लोग फल खाते हैं, सिर्फ एक जन को उसमें पानी डालना रहता है। तो हमारी कंपनी में जैसे मान लो 6 मिलियन हमारे ऐप यूज़र्स हैं, 6 मिलियन में से अभी हमारे 3 लाख के आसपास में पेड कस्टमर्स हैं। 3 लाख के पेड कस्टमर्स ने आज हमारी कंपनी को इस पोजीशन पे ला दिया है कि दिस ईयर विल डू 130 करोड़ का रेवेन्यू। तो वो अप्रोच है। तो अब हमारे पास में एक वो ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है, तो कोचेस को भी बताना ईजी है। पहले बहुत डिफिकल्ट होता था कि भाई रिफंड पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, कंसल्टेंट चेंज पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, बहुत फाइट होती थी इस मामले में। लेकिन अब कोचेस को पता है कि भाई ये चीज़ कंपनी के काम खड़ी है हिस्टोरिकली, एंड इवन दो इट सीम्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव, इट इज़ द राइट थिंग टू डू। गॉट इट। सो यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ 7.7 lakhs, आपका डाइट प्लान फ्री में मिलता है, और and people can enroll with a coach. So let's say 100 people sign up. One people will say, I can't do it by myself. I have money, don't have time or this thing, so I'll enroll with a coach. Okay. Coach के साथ में उन्होंने enroll किया, and they can enroll with a 3 month, 6 month, 1 year package. और उसके बाद में फिर उनको results मिलता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन होता है? Everything's online. Okay. अभी इसको आप ऑफलाइन लेके जाओगे? नहीं। बट वाई नॉट गो ऑफलाइन ब्रो? बिकॉज मैंने ये देखा है कि आई हैव ऑल्सो ट्राइड अ लॉट ट्रेनिंग ऑनलाइन, बट जब ऑनलाइन कोच होता है तो ऑफलाइन कोच जब मेरे लिए जिम में खड़ा रहता है तो मुझे लगता है कि नहीं, आई एम ऑब्लिगेटेड टू शो अप एट द जिम। तो मैं सुबह 6 बजे भी उठ के चला जाऊंगा जिम जस्ट बिकॉज मेरे लिए कोई इंसान खड़ा हुआ है। और जब आप वर्कआउट करते रहते हो तो द बॉन्ड दैट यू फॉर्म विद द कोच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, तो कोच बहुत सारी चीजें एजुकेट भी करता है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो वो बोलता है ना, पुश, so that thing is something that just helps you build such a good relationship with both the exercise as well as the coach, that सुबह 6 बजे भी क्यों ना हो, आपको पता है कि आपको उठना है क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये ऑफलाइन में मैंने बहुत ही एविडेंटली होते हुए देखा है, जो मैंने ऑनलाइन में इतना होते हुए नहीं देखा है। तो आपको नहीं लगता कि ऑफलाइन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन? नहीं, मुझे नहीं लगता है। फॉर सम पीपल इट माइट वर्क। जैसे अब कई लोग हैं जिनके पास में टाइम नहीं है, और हो सकता है कि यू हैव द लग्जरी कि आप आधे घंटे ट्रैफिक में अटक के जिम पहुंचो, जिम में आपको कोच के साथ में ट्रेन करते हैं, एंड देन यू कम बैक। बहुत सारे लोगों के पास में उतना टाइम नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर स्टे एट होम मॉम्स। ओके। तो घर पे कोई रहता है, और समटाइम्स जिम इज़ वेरी डॉन्टिंग फॉर देम। अच्छा। तो जिम में जाने में उनको डर लगता है। तो कई बार ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको जिम जाने में पसंद नहीं है, तो वो घर पे एक बेसिक अपना इक्विपमेंट ले आते हैं, और उनका कोच भी उसी डेडिकेशन के साथ में उनको ट्रेन करता है।
वेरी इंटरेस्टिंग. सो हमारे 2 बिजनेस मॉडल है. एक हमारा मॉडल है जिसमें कोच आपको पर्सनली ट्रेन नहीं करता है, वो आपको डाइट और ट्रेनिंग प्लान देता है और आपको बताता है और एजुकेट करता है. तो वो आपको फॉलो खुद से करना पड़ता है कि भाई आप जिम ज्वाइन कर लो और ये एक्सरसाइज कर लो, और फिर बाद में आके आप ऐप पे रिकॉर्ड कर दो कि आज मैंने ये एक्सरसाइज की है, इतनी वॉल्यूम थी, ये मैंने इतना खाया, इतनी कैलोरीज थी, और कोच उसमें एडजस्टमेंट करता रहता है, आपको रिजल्ट्स मिलते रहते हैं. ये है Okay. हमारा प्राइमरी मॉडल, ओके. which is fitness and nutrition, which contributes to about 85% of the revenue. 85%. और इसका कॉस्ट क्या है? सो इसका मंथली कॉस्ट होता है जैसे 1700 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होता है, ओके. एंड इट गोज ऑन डिपेंडिंग ऑन कोमोबिडिटीज और फिर कोच का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से. अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि 85% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम दिस. इन दिस, ओके. इसमें लाइव ट्रेनिंग नहीं है. और लोग खुद ही फॉलो अप कर लेते हैं? नहीं, कोच करता है उनको. ओके. सो कोच गिव्स अ वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, जो ऐप पे पूरी फीचर्स हैं, तो उनका पूरा हिस्ट्री, जोग्राफी सब रहती है हमारे पास में. तो आप कह रहे हो कि जब लोग जिम नहीं आ पाते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू आर सेइंग कि जिम नहीं आ पाते हैं, इसकी वजह से ऑनलाइन उनके लिए काम करता है. तो जब ट्रेनर अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेन करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो इतने ज़्यादा सेफ हो, कि अगर फेलियर तक पहुंच भी जाए इंजरी नहीं होगी. तो इंजरी ना हो. यस. Perfect. Got it. JC, now I want to come back to all your interesting ventures. You recently launched Heart and you launched it in a very difficult market. Difficult market इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Ultra Human ने भी इंडिया में बहुत ट्राई करा. And from my brief understanding of the market, what I understood is that Ultra Human को भी बहुत दिक्कत हुई इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए. So first of all, let's understand Ultra Human का perspective as to why did Ultra Human find it difficult to penetrate into India. और आपका ये क्या थ्योरी है जो बोलता है कि स्मार्ट रिंग इंडिया में चलेगा? I think Ultra Human was first to market. They have done good. इंडिया में अवेयरनेस थोड़ी सी कम है. ओके. देखिए, हम जब कोई भी स्मार्ट गैजेट की बात करते हैं तो अब स्मार्ट गैजेट और स्मार्ट वॉच में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले तो वो समझना चाहिए. अब इंडिया में हम थोड़ा सा अडॉप्शन वाले ट्रेंड पे जाते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट में हो रही है उसको इंडिया में आते आते कम से कम 10 साल लगते हैं, अनलेस इट इज फैशन. So whenever we talk about health revolution, when we talk about these interesting new technologies, जो हाई क्लास होता है वो तो क्विक अडॉप्ट कर लेता है विद इन अ फ्यू मंथ्स, बट एक पेनिट्रेट होने में उसको टाइम लगता है, एंड इट कैन टेक समवेयर बिटवीन 5 to 10 years फॉर मास लेवल अडॉप्शन. अब जब वेरेबल ट्रैकर्स स्टार्ट हुए तो पहले तो लोग हेसिडेंट थे कि भाई ट्रैकर्स करते क्या हैं. फिर जब उनका पेनिट्रेशन चालू हुआ, सो अब इंडिया में बाय द वे वी सेल ऑलमोस्ट 300 million प्लस वेरेबल गैजेट्स, राइट. तो बहुत बड़ा मार्केट है. लेकिन अब उन लोगों से पूछो कि आप करते क्या हो, उसमें से 90% लोग बोलेंगे हम अपने स्टेप ट्रैक करते हैं. करेक्ट. क्योंकि वो कंपनीज ने उसको मार्केट ही वैसे किया है कि भाई स्टेप ट्रैक करो, दिन के 10,000 कंप्लीट कर लिए, बात खत्म. अब लोगों ने ना उसके आगे देखा ना उसके पीछे देखा. उन्होंने कहा दिन के मेरे 10,000 स्टेप्स खत्म, आई एम फिट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी. तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ बन के रखेगी कि भाई फिटनेस ट्रैकर मतलब 10,000 स्टेप्स. एंड honestly, like 10,000 steps is good, but it does not even begin to get into the nuances of what all a fitness tracker can really do. So ab jaise for example, this is a ring, right? It gives me my heart rate, it gives me my blood oxygen saturation levels, it gives me my resting heart rate, gives me my VO2 max, gives me my HRV, gives you my stress levels through the day. मेरा पूरा sleep का analysis हो जाता है, and it also tells me if I'm in a state of calorie deficit or surplus, so if I'm going to lose weight or if I'm going to gain weight, right? तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं. Steps is a very small part of this. तो अब लोगों को ये सारी चीज़ें explain करना, and I don't think कि Ultra Human का कभी भी एक education वाला wing था. They launched as a product company, and जहाँ एक अवेयरनेस वाली चीज़ थी वो कहीं ना कहीं उतनी नहीं थी. सो आई थिंक दे फाउंड अ मच बिगर मार्केट आउटसाइड इंडिया. करेक्ट. हमारे केस में क्या हुआ कि हमारा एक रेडी क्राउड था जिसको हम पिछले 10 साल से एजुकेट कर रहे हैं, एंड दिस रिंग वाज मोर ऑफ अ डिमांड दैट केम फ्रॉम पीपल. अच्छा, हाउ इज दैट? सो आई यूज्ड टू बी अ वूप यूजर, सुपर यूजर. ओके. इनफैक्ट इंडिया में जो फर्स्ट फ्यू वूप डिवाइसेस थे वो let's say we were the ones who, कई लोगों के हाथ में जो वूप बैंड्स दिख भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं they are because they were clients of Fitter and we gave it to them. Okay. So वो भी एक है. So वूप we've been using and I've been using I think 3-4 साल मैंने वूप यूज़ किया, और मतलब 3-4 साल पहले वूप यूज़ करना शुरू किया, 2 साल तक मैंने उसको यूज़ किया. और हमारे जो HNI क्लाइंट्स होते थे, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको हम वूप बैंड देते थे एज ए गिफ्ट. हम बोलते थे आप इससे अपना स्लीप वगैरह पूरा ट्रैक करो. और वेट लॉस वेट गेन से ज़्यादा उन लोगों को अपनी जनरल हेल्थ पे वो रहता था
and these used to be typically older people. तो दे हैव हायर ससेप्टेबिलिटी कि यार कहीं हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ हो गया. और जनरली एक लेवल के बाद ना दीज HNIs अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो हैव डिफरेंट कोमोबिडिटीज. सॉरी व्हाट? कोमोबिडिटीज. सो दे उनका ब्लड प्रेशर है, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, या कुछ तो भी किडनी का प्रॉब्लम है. तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनके रहते हैं. तो इस तरह के एनवायरनमेंट में किसी को आपका वज़न कम और बढ़ाना है तो उसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें भी फोकस करनी पड़ती है. भाई स्लीप कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, रिकवरी कैसी है, बॉडी कैसे हैंडल कर रही है, और सफिशिएंट अमाउंट में आप सो रहे हो नहीं सो रहे हो. राइट. स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स that today people do. And the whole world is kind of sleep deprived. So we used to give them Whoop bands. So it became like a thing that we'll measure all the things on the Whoop band, and accordingly we'll, depending on your recovery, we'll decrease your intensity of your workouts. Depending on your caloric intake, we'll adjust. Right? It worked well, but वहाँ पे उनकी कंप्लेन ये रहती कि यार ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, दिन भर पहन नहीं सकते. Okay. And we found higher tolerance to स्मार्ट रिंग्स, क्योंकि रिंग का क्या है कि एक बार पहन लिया आपने तो फिर भूल जाओ. करेक्ट. एंड वूप इज ग्रेट फॉर वर्किंग आउट, बट रिंग्स के केस में है कि लाइक यू कैन स्लीप पीसफुली विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो देन वी वर लाइक यार ठीक है, हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए. एंड सो वी कंसेप्चुअलाइज दिस आइडिया ऑल द वे बैक अराउंड कोविड. एंड फिर आइडिया था बट नो हाउ नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं था. तो फिर देन वी लुक्ड फॉर वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स. फिर एक कंपनी के साथ में हमने किया भी, इंडियन कंपनी, बट फिर वहाँ पे लाइक कंपनी डूब्ड अस. वी लॉस्ट अराउंड 50 लाख रुपीस. ओके. एंड देन वी फाइनली फाउंड अ मैन्युफैक्चरर इन शेंजन, एंड they met all the criteria that we had, and then we told them this is how we want it, this is how we want to do it, and our customers were ready. Okay. So then we launched the ring, and this is how it. Yeah. Got it. JC, can you tell me what is the cost of Ultra Human's smart ring, and what is the cost of your smart ring? So अभी Ultra Human का Air आ गया है. It's just the thinnest ring in the world. So I think it sells for about 24,000 rupees. 24,000 rupees. And what's their model like? उनका कोई सब्सक्रिप्शन है क्या उसके बाद? No. Okay, 24,000 rupees में बिकता है. Yes. और हार्ट right now it's around 19,500. 19,500. ठीक है. JC, how is it that आपका जो हार्ट का कॉस्ट है, it is much lower than Ultra Human? This is all pricing mechanics. Okay. क्योंकि कोई भी रिंग जो होती है वो ना ही 24,000 की है, ना ही 19,000 की है. इसमें बेसिकली आपको अपने एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं. क्योंकि रिंग आपकी कम की आती है, लेकिन आप उसमें पैकेजिंग करते हैं, फिर शिपिंग करते हैं, फिर हार्डवेयर कैटेगरी जो होती है इसमें टिपिकली रिप्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं. और एक बार हार्डवेयर रिप्लेस हो गया तो अब हार्डवेयर को आप वापस यूज़ नहीं कर सकते. दैट हार्डवेयर गोज़ टू वेस्ट. सो आपको वो चीज़ें भी फैक्टर इन करनी पड़ती है. ओके. फिर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, राइट. फिर आपका जो बैंडविड्थ लग रहा है वो सारी चीज़ें हो गई. तो उसके बाद में एंड देन एक दूसरी चीज़ होती है एक टीयर में एंटर करने का, राइट. तो एक you have to decide कि which tier you are going to be in. Are you going to be a mass market product, or are you going to be, let's say, catering to a different kind of a product? तो एक price differentiation आपका headache कम कर देता है. Okay. तो we want to be in a different price category which is more aligned towards our general. जो हमारा 80% जो हमारा age group है fitter में, वो age group is like 35 to 80. 35 to 80. Yeah, we don't have many young people in fitter. Okay. So it's a more mature, more educated, and it's a more, how do you say, for them, health is slightly more important than, let's say, earning more money. Correct. They've already made the money, right? So we have to be in that category. So उस category के हिसाब से we have decided the price, and this is how all companies do the price differentiation. So ऐसा नहीं है कि कोई एक ring, देखिए hardware थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट उसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा $2-5 इधर उधर होगा. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि अल्ट्रा ह्यूमन इतना कॉस्टली होने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए. दैट्स प्राइमरीली बिकॉज आई डोंट नो व्हाई दैट्स द रीजन. इट कुड प्राइमरीली बी बिकॉज ऑफ एजुकेशन, इट कुड बी बिकॉज लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट इन इंडिया. देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. But they're growing pretty well. Yeah, they're growing pretty well. It's just that they're not profitable yet.
But then you know the classic blitz clearing, right? So Yeah. they'll grow and they'll eventually turn profitable in a few years. I guess that's a strategy. गॉट इट। जेसी, आपने ये बताया कि आपका जो रिंग है, पहले आपने इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर ढूंढने की कोशिश की, बाद में द मैन्युफैक्चरर डूब्ड यू एंड देन यू हैड टू गो टू चाइना। इनफैक्ट आपके पहले यहाँ पे मेरा एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड बैठा था, उसने मुझे पूरा एक स्टोरी बताया कि वो चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसने बताया कि हम सिर्फ चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्योंकि चाइना में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम इंडिया में बनाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कम MOQs में कोई बनाता नहीं है। वॉच बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो आज जो हम 7,000 को बेच रहे हैं वही वॉच को हमको 10,000 12,000 को बेचना पड़ेगा, तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। वाइबिलिटी हम हिट नहीं कर पाएंगे, वाइबिलिटी हिट नहीं कर पाएंगे तो कभी मेक इन इंडिया तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये Actually, बहुत यूफोरिक Yeah, फीलिंग। Make in India is a sham ओके। because 90% of the electronics are actually Chinese, Korean, and Taiwanese. या Every company is making their high-end electronic in China. बट क्यों ऐसा भाई? व्हाई इज नहीं इट इंडिया में skilled laborers चाहिए होते हैं. जब हमारा 1990s में ग्लोबलाइजेशन हुआ, China got manufacturing, we got IT. So Indians are expert in software, Chinese are expert in hardware. अब वो 30 साल से manufacturing कर रहे हैं. You can't suddenly overtake them in one fine day. And China is not like some third world country. Today, China is ahead of US. If you go to any of the Chinese cities, you'll be like, yeah, what the hell? Like, it is very different from what people perceive China to be. या It is amazing, it's great, and people are very good to work with, and the factories are like, you know, massive factories. And the way they work on things is unparalleled. You cannot again, look, I'm Indian, I'm extremely proud to be an Indian, and I want to hopefully in someday produce these rings in India 100%. But look, I also have to be optimistic. You can't do what China is doing in another 10-20 years. 10-20 years. Yes, again, people can hate me for this. I don't care, because that's the truth. आप किसी का 30-35 साल का experience, you can't, like, nationalism is good, I love the intent and everything. You don't have the resources. आपके पास में ना ही उतने रिजर्व्स हैं, आप ना ही कैपेसिटर्स बिल्ड करते हैं, आप ना ही आपके PCBs मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप ना ही आपके सेंसर्स बना रहे हैं, और ना ही ये हाई एंड बैटरीज आपको इंडिया में मिलती है. इंडिया में मुझे बताओ, अगर हमारे पास में कोई एक कंपनी है जो कि इसके सेंसर्स बनाती है, क्या PPG सेंसर्स बना रही है कोई कंपनी इंडिया में? नहीं बना रही है. सेंसर्स पूरे आपके चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया से आ रहे हैं. अमेरिका में भी नहीं है कंपनीज. पूरे वर्ल्ड के लिए हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया. नाउ टेक योर पिक. श्योर, यू हेट चाइना, गो टू ताइवान. यू हेट ताइवान, मे बी गो टू साउथ कोरिया. बट ये आप गलत फहमी में मत रहो कि इंडिया में ये कुछ बन रहा है. इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है व्हेन इट कम्स टू हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. एक ब्रांड बताओ जो इंडिया में पूरा 100% कुछ बनाती हो. ओनिडा के अलावा कोई टीवी है? एक ओनिडा को छोड़ो, आपको लगता है टाटा बनाती है? नहीं, टाटा भी इंपोर्ट करती है. पार्ट्स उसके थोड़ी ना इंडिया में बन रहे हैं. करेक्ट. क्योंकि भाई हमने मेक इन इंडिया के फेलियर के ऊपर वीडियो भी बनाया था. हमने ये बताया था कि मेक इन इंडिया एग्जैक्टली क्यों फेल हो रहा है. इट्स नॉट एंटायरली फेलिंग, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ फेलिंग प्राइमरीली बिकॉज हमने जो बहुत सारे बिजनेसेस से बात किया तो उन्होंने हमको बताया कि भाई अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं जो मुझे इन्वेस्ट करने हैं, अगर मैं लीगल और गवर्नमेंट रेगुलेशन में ही अगर 2-2, 3-3 महीने फंसा रहा हूँ तो that is going to be very costly for me. Supply chain build करना is practically impossible. And look, it doesn't make sense also. You should play by your strength. अभी हमारा strength हमेशा से software था. China's strength is not software. Their strength was always manufacturing. अब they have a 30-year, 40-year lead on us यार. वो 30-35 साल से वो चीज़ें करते आ रहे हैं. आप उसको आज कैचअप करने की कोशिश करोगे, you will always fail. Correct. And you can copy, but you can't excel. मतलब आप सोचोगे एक at some point of time you'll be ahead of China in terms of manufacturing. वो तब होगा जब China is like we are bored of doing manufacturing, and I think let India take over. That's the only scenario, because China is getting more aggressive in terms of their manufacturing. Their practices are getting better. They are producing their end-to-end products. Today Tesla से काफ़ी better cars already China में आ चुकी हैं. Correct. BYD. Yes.
is a much better, much superior car than Tesla. Now China is writing software in Chinese. They are creating their own quantum computers and supercomputers with zero dependence on US. So why does somebody assume कि if India में हमारे में जोश है तो हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे? जोश अकेला is not important ना. आपको practical considerations भी करने पड़ेंगे. Correct. Why is the whole world getting scared of China? For the same reason. They're just too good. Too good. There's no other reason. They're just too good. And because they are too good, they are doing everything right. We are just hating them for no reason. एक तो एंटरप्रेन्योर बनना इतना मुश्किल है, दूसरी बात एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना कितना मुश्किल है, उसके बाद उसको इंडिया मैन्युफैक्चर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज. इसीलिए लोग उसको चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप असली में धंधा करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी. तो आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छे प्राइस में दे रहा है, जिससे उसको स्केल अचीव होगा, और कल जब उसके पास कैपेबिलिटी हो जाएगी तो वो तो मेक इन इंडिया तो करेगा ही ना. किसको शौक है जाके चाइना में जाके मैन्युफैक्चर करने का? There's nothing which is 100% made in India. It simply can't, because हमने असेंबल कर रहे हैं. तो असेंबल्ड इन इंडिया क्या है कि लोग उसको असेंबल्ड इन इंडिया बोलने में उनको थोड़ा शर्म आता है, तो वो उसको मेक इन इंडिया कर देते हैं. गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स्ड है. सो आई थिंक कुछ तो भी ऐसे गाइडलाइंस है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं उसमें कुछ 8 से 15% अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो आप उसको मेक इन इंडिया बोल सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच क्लेम टू बी मेक इन इंडिया, दे आर जस्ट असेंबलिंग इन इंडिया. सो बहुत एक लास्ट का जो प्रोसेस होता है ना, कि मान लो जैसा रिंग है, तो रिंग की अंदर की पूरे कंपोनेंट्स पूरे बन के आ गए, पीसीबी पूरी बन के आ गई, यहाँ पे आ गए, सिर्फ उसको आपको रेसन से कनेक्ट कर दिया और आउटर शेल कनेक्ट कर दी. तो विच इज़ वेरी एंड ऑफ द प्रोसेस, और टेस्टिंग कर ली, राइट. तो ये आप अपने आप को बोल सकते हो मेक इन इंडिया, बट रियलिटी इज in India nobody is making these rings. As much as somebody screams on top of their lungs, not just rings, smart watches, TVs, phones, nothing is made in India. People need to wake up of this dream, the stupid dream. They think that electronics are being manufactured in India. They are not. And they likely will not in the next foreseeable future. If you are an Indian, if you feel bad about this, please create your semiconductor company and sell us these sensors. We'd buy from you. First 10,000 orders, we'll give it to you. Create your own company, no problem. Very interesting. JC, now I want to move to a LinkedIn post that you had put out about 10 months back about investor trouble. And वो बहुत ही, I would say, वो बोलते हैं ना, JC बहुत फ्रैंक है, और वो LinkedIn पोस्ट में आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे. एंड जब मैंने वो LinkedIn पोस्ट पढ़ा, आज सुबह ही मैं उसको पढ़ रहा था, और मुझे समझ में आया कि कितना पेन अंडरगो किया है आपने बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर trouble. And you mentioned something that really hit me. You said that when you were doing very well, the investors were behind you, the banks were behind you. When you're not doing well, when you actually needed the money, the investors were not there for you, the bank was not there for you, and then somehow today you've recovered, and today that you've recovered, all of them are back again. So मुझे इस स्टोरी के बारे में बताओ, क्योंकि शार्क टैंक के बाद ऐसा हो गया ना कि हर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि अरे मेरे पास बिजनेस आइडिया है तो अभी तो मुझे फंड्स तो चाहिए ही, और बिना फंड्स के बिजनेस कैसे खड़ा होगा. लोग ये भूल जाते हैं कि 30-40 साल पहले भी धीरूभाई अंबानी के ज़माने में भी जब 88% 96% टैक्स रेट्स थे, तभी भी लोगों ने धंधा बनाया है. इमरजेंसी के टाइम पे भी लोगों ने धंधा बनाया है. क्लासिक एग्जाम्पल इज MTR. तो आज लोगों को लगता है कि फंडिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, फंडिंग आ गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व. तो इसीलिए जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फंडिंग. और हर कोई ना मुझे हमेशा एक ब्लैक एंड वाइट रेस्पॉन्स देता है. वो ब्लैक रेस्पॉन्स भी देते हैं, बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स की वजह से ये तकलीफ होती है और हमको हुई है, और वाइट ये है कि हमको बस थोड़ा सा लिबर्टी मिलता है. एंड मोर ऑफन दैन नॉट हमने ये देखा है कि एंटरप्रेन्योर ने जैसे ही फंड रेज कर दिया, उसको प्रेशर ज़्यादा आ जाता है टू परफॉर्म, एंड प्रेशर टू बिल्ड अ ग्रेट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो कम हो जाता है. जब ये मिसमैच हो जाता है तो कंपनी डीरेल होने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती है. और ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है, तो टेल मी अबाउट दिस स्टोरी कि क्या हुआ था. सो अगेन बहुत कोई ज़्यादा इसमें स्टोरी नहीं है. इट्स जस्ट दैट, एंड देखो बुरे समय में ना कोई अपने ये सब बुराई वाली चीज़ें कोई लिखता नहीं है. जब आप रिकवर कर जाते हो ना, तो आप उस चीज़ को एक सबक की तरह बताते हो कि यार मैं कभी फेल हुआ था. तो इट फील्स गुड व्हेन यू आर सक्सेसफुल, यू टॉक अबाउट योर फेलियर्स, बट व्हेन यू फेल यू डोंट टॉक अबाउट योर फेलियर्स, राइट. सो इट वाज वन ऑफ दोज पोस्ट कि यार हम रिकवर हुए, बट ये रिकवरी ऐसे नहीं लगनी चाहिए लोगों को कि दिस वाज लाइक अ मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, और ऐसे ही हो गए लकी. इसके पीछे काफ़ी पेन छुपा हुआ है, काफ़ी दर्द छुपा हुआ है. तो अब जैसे हम 5 साल पहले हमने बूटस्ट्रैप की, कंपनी प्रॉफिटेबल थी,
वी वेंट टू वाई कॉम्बिनेटर, क्योंकि उस टाइम पे एक चीज़ होती है हर फाउंडर को, अगेन जब आपको ये चीज़ें पहली बार हो रही ना, तो आपको लगता है कि इट्स हैपनिंग विथ यू एंड नोबडी इज टू टॉक टू, बिकॉज पहली बार ये अजीब सी फीलिंग्स आती हैं आपको. जैसे ब्रो, कैन यू एक्सप्लेन दिस? Yes, so there's something called as founders depression. बहुत कॉमन है फाउंडर्स में. इनफैक्ट 80% ऑफ द फाउंडर्स गो थ्रू फाउंडर्स डिप्रेशन. इतना कॉमन है ये. और फाउंडर्स डिप्रेशन बेसिकली इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि फाउंडर्स टेंड टू फील कि दे आर नॉट इनफ, और ये जो सक्सेस है दिस इज समहाउ हैपनिंग और उसमें उनका कोई रोल नहीं है. दे गॉट लकी. सो almost all founders face this, and they're like, I am not a good founder. At some point of time they realize this, and then they go through these cycles of thoughts and everything, and this is despite the fact that everything is going great in the company. So chances of a profitable company founder going through a founder depression is far higher than a founder whose company is not doing so well, because he's busy trying to fix things. But when there's nothing to fix, you have these thoughts कि यार all this is happening and you know this is, I don't deserve this and all of those things. So founder depression हुआ, तो उसको resolve करने के लिए मुझे लगा कि यार I should do something. So I started seeking counseling यहाँ वहाँ. फिर MIT के कुछ boot camps थे, वो मैंने attend किए कि कुछ तो सीखने मिले. वहाँ जाके फिर मुझे पता चला कि अरे फाउंडर डिप्रेशन जो है वो काफ़ी कॉमन होता है फाउंडर्स में. वहाँ पे जब मैं गया तो थोड़ा सा ये माइंडसेट चेंज हुआ. वहीं से फिर कहीं ना कहीं एक वाई कॉम्बिनेटर का हो गया कि यार वाई कॉम्बिनेटर में जाओ, वहाँ पे एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आपको और सीखने मिलेगा. तो कहीं ना कहीं जो एक इनएडिक्वेट आपको फील हो रहा है, इनएडिक्वेसी कि यार मुझे आता नहीं है पर ये कंपनी अच्छा कर रही है, आई नीड टू बी बेटर, वहाँ पे जाके थोड़ा होगा. तो हमने वाई कॉम्बिनेटर में ऐसे कैजुअली मेरे एक एम्प्लॉय ने उसमें एनरोल कर दिया, और लकीली हमारा सिलेक्शन भी हो गया वाई कॉम्बिनेटर में, क्योंकि हमारा MIS बहुत तगड़ा था. तो 50 करोड़ का हमारा साल का रेवेन्यू था, प्रॉफिटेबल था. इंटरव्यूज जो थी वो शॉक थी कि हम मार्केटिंग भी नहीं करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ. सो मतलब इट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट. लाइक लोग बोलते हैं कि वाई कॉम्बिनेटर इज टफ. मैं उस एटीट्यूड से गया था कि अगर हो रहा है नहीं हो रहा है तो भाड़ में जाए. जो उसने सवाल पूछे उतना ही, ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, नथिंग. कितना रेवेन्यू, मैंने कहा इतना रेवेन्यू है. And then shocked, she was like, can you share your MIS with us? Next day I gave the MIS. Day after that call आया, selected to Y Combinator. मैं गया वहाँ पे, पहले 1-2 दिन अच्छा लगा, और इनका पालो अल्टो में होता है वहाँ पे. सो सैन फ्रांसिस्को गया. दिस इज़ विंटर ऑफ 2020 बैच, राइट. तो दिसंबर 2020 में वहाँ गया 2-3 हफ्ते वहाँ पे मैंने स्पेंड किया. और फिर कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर जो होता है ना उसका पूरा फोकस होता है. सो वाई कॉम्बिनेटर क्या करता है कि वाई कॉम्बिनेटर आपकी कंपनी में 7%, अब उस टाइम पे 7% लेता था. डायरेक्ट इक्विटी नहीं लेता है, वो कन्वर्टेबल नोट होता है एक. कन्वर्टेबल नोट कि मतलब अगर आपकी कंपनी वहाँ फेल हो जाती है तो वाई कॉम्बिनेटर विल नॉट गेट एनीथिंग. सो इट्स वेरी फाउंडर फ्रेंडली, बट इट्स ऑल्सो स्लाइटली ट्रिकी कि लेकिन अगर आपने एक राउंड रेस किया, मान लो आप सीरीज ए गए, तो वो कन्वर्टेबल नोट ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर मान लो आपने वाई कॉम्बिनेटर से 100,000 रुपीज़ उस टाइम पे मिलते थे, अब पता नहीं बढ़ा दिया है क्या, $100,000. कंपनी आपकी US या सिंगापुर में होनी चाहिए, हमारी तो इंडिया में थी, तो एक तो वो भी फसाद था. तो $100,000 आपको मिलते हैं, आप उनके साथ में सीखते हो, एंड दे विल इशू यू अ कन्वर्टेबल नोट फॉर 7% इक्विटी. और अगर आपने जैसे सीरीज ए रेस किया, मान लो 1 मिलियन आपने फंड रेस किया, तो इनका वो 7% जो था, अब वो नोट कन्वर्ट हो गया इक्विटी में. नाउ दे ओन 7% ऑफ योर कंपनी, राइट. तो ये रहता है. तो अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि कन्वर्ट कब हो रहा है उनका नोट, जब आप फंड रेस कर रहे हो. तो इट मेक्स सेंस फॉर देम, फॉर मेजॉरिटी ऑफ देयर स्टार्टअप्स, टू रेस फंड्स, नॉट नेसेसरली बिकम प्रॉफिटेबल बिजनेसेस. ओके. बिकॉज अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गए, आपने फंड रेज नहीं किए, तो देयर नोट स्टेज null and void, right? So it is in their best interest कि हर फाउंडर जो वहाँ आता है वो कैपिटल रेस करता रहे. Okay. तो उनका जो पूरा फोकस होता है वो बिजनेस से ज़्यादा आपकी पिचिंग स्किल्स उभारने में होता है. तो वो चीज़ मुझे जमी नहीं. मैंने कहा यार पैसा तो मेरी कंपनी ऑलरेडी कमा रही है, मैं क्यों इन्वेस्टर से फंड रेस करूँ. और फिर जब देखा मैंने वो, तो मुझे समझा नहीं. तो उन्होंने आपको सिखाया क्या? कुछ नहीं, लिटरली. आई मीन इट्स हाइप. अगर आपको सच में कुछ सीखना है बिजनेस के बारे में, उनका एक ओपन पेज है, वाई कॉम्बिनेटर का एक पूरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पढ़ लो. उसमें यू विल लर्न मोर देन वेस्टिंग योर टाइम इन वाई कॉम्बिनेटर. वहाँ पे आपको फाउंडर से कनेक्शंस मिल जाते हैं, एक्सेस मिल जाती है,
अगर यू आर लुकिंग टू रेस फंड्स, यू हैव एक्सेस टू VCs एंड ऑल, और थोड़ा सा वो एक इकोसिस्टम थोड़ा सा आपको सही लगने लग जाता है कि यार US है, ये है, वो है, दैट्स इट. बट अगर आपको ये लग रहा है कि आप कुछ ऐसा नया सीखोगे, तो ऐसा कुछ नया नहीं होता. एंड दे हैव सम इंटरेस्टिंग स्पीकर्स, जैसे रेडिट के जो स्पीकर थे उनसे बात हुई. दैन फिर Brian Chesky, who's a repeat at Y Combinator almost every summer and fall he comes. So, like you get to talk to inspirational people, but that's pretty much it. उसके अलावा पूरा फोकस वो करते हैं pitch. 1 मिनट का pitch 3 महीने तक वो आपको वही सिखाता रहता है कि how to refine your pitch. आपका बिजनेस गया तेल लेने, राइट. तो वो चीज़ 3 हफ्ते के बाद में I feel like this is not adding any value. So I quit Y Combinator luckily before COVID, came to India. उस टाइम पे Sequoia Surge was also very interested, बट उनके डिस्कशंस थोड़े से धीरे धीरे चल रहे थे. बट जैसे ही हमारा Y Combinator में सिलेक्शन हुआ, everybody got more aggressive and then we started getting offers. तो Sequoia जो था उस टाइम पे इनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम लाइक 2 बैचेस हुए थे. 2-4 लोगों से कनेक्ट किया, मैंने कहा यार ये सिखाते हैं क्या? बोले बहुत अच्छा सिखाते हैं. And I think that was the best decision ever. Sequoia Surge. And Rajan is there. He's the main brain behind Sequoia Surge. Rajan, Shailendra and all of these guys. And hands down जो value मतलब Sequoia Surge में आपको मिलती है, वो दुनिया का कोई भी accelerator program they will not give you. उस 4 महीने के प्रोग्राम में, and again no compulsion, nothing, they give you 2 million capital. तो capital wise also, and they invest 2 + 1. So 2 million + 1 million का एश्योरेंस देता है, बट उसका एंट्री क्राइटेरिया काफ़ी डिफिकल्ट है. सो इफ़ यू मेक इट टू सर्ज, you are in very good hands because they don't invest in 200-300 companies like Y Combinator. Y Combinator ऐसे फेंक देता है पैसे 300-400 लोगों को रूम में डाल देता है, प्रेशराइज करता है रेस फंड्स. अगर उसकी 2-5 कंपनीज ने भी अच्छा फंड रेस कर दिया, उनका पैसा वसूल, राइट. सर्च क्या करता है कि उसके जैसे अगर 10-15 कंपनीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10-15 कंपनीज वो लेते हैं या 20 कंपनीज, उनको नर्चर करता है. हर एक कंपनी के साथ में यू हैव एक्सेस टू लीगल टीम, PR टीम, मार्केटिंग टीम, और आप हर एक फंक्शन आपको समझ में आता है. तो मतलब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जितना पता था, दैट वाज ऑल लाइक 10% ऑफ व्हाट सर्च टॉट मी. सो सर्च ने मुझे बहुत काफ़ी कुछ सिखाया 4 महीने में. बट साथ में फिर थोड़ा सा एडेड प्रेशर भी आ जाता है बिकॉज नाउ यू हैव रेज्ड फंड्स, तो यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ फंडेड कंपनी, राइट. तो आपने फंड्स क्यों रेज किए ब्रो? एक्चुअली फंड्स रेज इसलिए किए क्योंकि मुझे सर्च से पढ़ना था. अच्छा. सो मैंने कहा कि मुझे सीखना है, सीखने के साथ साथ फंड्स मिल रहे हैं, ले लेते हैं. तो आपको सर्च में पढ़ने के लिए आपको $2 million लेना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट. How else you get into search? अच्छा, ओके, ठीक है. एंड accelerator सर्च में क्या program. सीखा ब्रो आपने? यू सेइंग दैट Everything. it is the best. Yes. Okay. Everything. जैसे कैन यू जस्ट वॉक मी थ्रू द सिलेबस अ लिटिल बिट? जैसे मान लो अगर आपको, अब हम लोग तो PMF क्रॉस करके आए हैं, हमको पता भी नहीं था PMF होता क्या है, राइट. सो बेसिक चीज़ें होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उसमें फिर आपके फाउंडर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है. जैसे फाउंडर्स जो हैं उनकी डुअलिटी होती है, राइट. फिर उसके बाद में मार्केटिंग कैसे फंक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. फाउंडर्स डुअलिटी मतलब हर एक फाउंडर की एक गुड और बैड साइड होती है. सो राइट, सो देर आर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एंग्री, देयर इज ऑल्सो अ गुड चांस दैट यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग विल्ड, राइट. सो वो आपको नर्चर करना सिखाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो दिस. करेक्ट. So Surge does not look at its founders in terms of good or bad. वो founders को they look at कि founder है, इसका ये strength है, इसकी ये weakness है. And every founder has this duality, right? So ऐसा नहीं है कि all founders have all good attributes. They have equal amounts of good, equal amounts of bad attributes. So they teach you to hone your good attributes and kind of try to let go of your bad attributes, right? तो वो एक चीज़, it was very, how do you say, like enlightening kind of a thing, because कई बार क्या होता है ना, founders को लगता है कि यार उनका गुस्सा, like I used to have anger issues growing up and I was thought that was my weakness, and then they assured me कि almost every founder has these two sides and some founders are angry, but that's not necessarily a weakness because anger can also culminate into a more higher willpower. So then I was like, okay, shit, makes sense. And it was a session by Shailendra, a great guy by the way. So बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे Sequoia में सीखने को मिलती है आपको. And the best part is like जो mentors भी होते हैं Sequoia में, तो वो ऐसे आपके lecturers नहीं होते हैं. These are people who've been there, done that, scaled 100x times,
and then those are the people teaching you. So they are always sitting at, let's say, not even 30,000, probably 3 million feet above everybody else. So they sometimes tell you things that even in that moment you might not be able to understand, but a few years down the line, यार ये कुणाल शाह ने ये चीज़ बोली थी 5 साल पहले, now I'm able to understand that. Right, so you're learning from some very high quality people. So they get people like Vijay Shekhar Sharma, they get Kunal Shah, they get all these entrepreneurs who are like pioneers of our time, and you learn from them. So it's incredible. Like even if you don't want to learn from them, listen to them, and you will know so many things that you wouldn't have known otherwise. Like आप किसी B school में आके उसको सीख नहीं सकते. So that is, I think, the best part about Surge is their mentorship. जो cohort होता है ना, is a very close, tight, almost like a secret society kind of a cohort. So it's fun. ब्यूटीफुल। जैसे आपने फंड रेज करने के बाद सिकोया में आपने फंड रेज किया, बट ये फंड रेज करने के बाद आपका अप्रोच कैसे चेंज हुआ? चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखने लगी। पहले वी वर रनिंग ब्लाइंड, हमको लग रहा था कि यार कार जा रही है, आंखों पे पट्टी है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, सो आई थिंक वी आर गुड ड्राइवर्स। ऐसा थोड़ा सा परसेप्शन था, वो चेंज होना शुरू हो गया। देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट नंबर्स एंड डेटा। उसके पहले आई यूज्ड टू बी लाइक आई हेटेड डेटा, एंड नाउ आई एम लाइक ऑल अबाउट डेटा डेटा डेटा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था। वी स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार, क्योंकि आप अगर डेटा नहीं है ना, तो वो चीज़ को आप इन्फाइनाइटली स्केल नहीं कर सकते। इन्फाइनाइटली क्या, आप उसको स्केल कर ही नहीं सकते। अगर मुझसे कल कोई पूछेगा कि भाई कल आप कितना बिजनेस करोगे, एंड फर्स्ट माई आंसर वुड बी लाइक आई डोंट नो, एंड होपफुली आई विल डू बेटर, but I would not be able to give that. Now, me as a founder can take comfort and not worrying about कि यार कल कितना business होगा, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छा कर रही है। और मान लो कभी ख़राब किया तो, and that was actually the time. COVID में एक टाइम ऐसा आया था कि we were almost on the brink of bankruptcy. Okay, कैसे? COVID, our revenues fell almost by 80% overnight. बट अगर आपका ऑनलाइन कोचिंग है तो आपका रेवेन्यू तो बड़ा होगा, राइट? नहीं, तो 2 महीने जो हुआ था ना, जिस टाइम पे कोविड एकदम शटडाउन हुआ था, व्हेन पीपल वेंट एंड दे स्टार्टेड होर्डिंग स्टफ, हाँ, तो उस टाइम पे लोग पैसे भी होल्ड करने लगे थे। ओके। सो दो फर्स्ट महीने था ना हमारा, मार्च 2020 में ये हुआ था। मार्च 2020 में कोविड हुआ, मैं इंडिया ऑलमोस्ट फरवरी में वापस आ गया था, एंड लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन शायद अप्रैल में लगा था। फरवरी और मार्च में हमारा रेवेन्यू जो था वो कुछ, हम लगभग 4-4.5 करोड़ करते थे। वहाँ से वो एक झटके में नेक्स्ट मंथ में 3 करोड़ हुआ, नेक्स्ट 3 करोड़ के बाद में फिर वो 2 करोड़ हुआ, और 2 करोड़ में हमारा हर महीने का कोच का पेमेंट ही होता था 2.5 करोड़। तो हमारे रिजर्व्स में से पैसे जाने लगा, और उस टाइम पे हमारे पास में फंड्स उतने बैंक में होते नहीं थे, क्योंकि वो चलता रहता था, राइट। तो कुछ 3-3.5 करोड़ उस टाइम पे बैंक में थे। सर यार, इसमें से 2.5 करोड़ तो हम कोच को ही दे रहे हैं, तो हमारे पास में कुल मिला के 1-1.25 करोड़ रुपए बचे हुए थे, विच वुड नॉट इवन बी इनफ टू पे सैलरीज ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। तो ये फंड रेज करने के बाद हुआ आपके साथ? नहीं, पहले हुआ। okay. और उस टाइम पे सिक्वाया का लकीली हमारा सब हो चुका था, एंड बाकी सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो डील खींच रहे थे, बट सिक्वाया गाइस एक्चुअली कंटिन्यूड विद द डील, एंड अप्रैल में दे वायर्ड, एंड थैंकफुली वी हैड कुछ 11 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए बैंक में आ गए, एंड थैंकफुली लाइक सर्वाइव दैट। उसके बाद में जैसे ही रिकवर हुआ और जो सडनली एक ऑनलाइन बूस्ट आया, तो उस साल वी ग्रू बाय ऑलमोस्ट 86%। और आपने ये भी बोला था दैट इन द रेस ऑफ स्केलिंग वी आल्सो हायर्ड पीपल हु एडेड जीरो वैल्यू टू द कंपनी। उसके बारे में बताइए कि ये हायरिंग में कहाँ गलती हो गई आपसे? आई थिंक तो ये कहीं ना कहीं एक सर्च का जो कोहर्ट होता है उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, और प्रॉब्लम आई थिंक कहाँ पे होती है कि आप एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड के, नॉन एकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आपका इंक्लिनेशन उतना नहीं था, और सडनली आप जब चीज़ें जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने बता तो दिया है क्या है कि वो 4 महीने में जो चीज़ इंसान को सीखने में कई बार 4 साल लग जाते हैं, वो 4 महीने में पता चल जाती है। तो अब वो चीज़ें भी उस स्पीड पे कर रहे हो जितनी स्पीड पे आपको करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने बोला देखो जीसी, नाउ यू हैव फंड्स, यू हैव ग्रोन बाय 86%, you should hire the right people, take this company from 50 crore to let's say 500 crore, right? तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मिसमैच हो गया कि भाई पैसा आ गया है, it does not mean कि you should hire people. Okay. उसके लिए you have to set processes. हमने वो कुछ नहीं किया. We hired people who promised the moon,
एक उनको एग्जांपल लेके आ दीजिए गए। मुझे, क्योंकि ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, क्योंकि मैं अभी उसी प्रोसेस में हूँ जहाँ पे हमको पता है कि इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बट ये कोई आम आदमी समझ नहीं पाएगा जिसने कभी बिजनेस किया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस को ये समझे कि ये जो आपने बोला ना कि बी प्रोसेस ड्रिवन एंड नॉट पर्सन ड्रिवन, इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देखिए, हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं जब एक फाउंडर था, फाउंडर जो स्टार्ट जब करते हो तो आपको इंट्यूशन पे रिलाय करना पड़ता है। जब आप ग्रो करने लग जाते हो तो आपको इंट्यूशन को आपको थोड़ा सा एक लगाम देना चाहिए, बिकॉज इंट्यूशन कैन रन वाइल्ड, यू विल ऑलवेज नॉट बी करेक्ट ऑल द टाइम। अब जैसे पहले पहले जब मेरे को फाउंडर्स थे, फॉर एग्जांपल आई पिक देम ऑन फेसबुक। मेरे फेसबुक पे पहली बार मुझे मिले, हम फ्रेंड्स बन गए, हमने कंपनी खड़ी कर दी। तो कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे जैसे हमारा लीगल का फॉर एग्जांपल, तो मुझे मेडिकल शॉप में मिला और हमारी ऐसे बात हुई और मैं वहाँ पे कुछ सामान खरीदने गया, वो वहाँ पे कुछ सामान खरीदने गया। इट्स लाइक यार मैं इधर पे लीगल में आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड मैंने पूछा यार हमारे पास में कोई लीगल का नहीं है, वुड यू कम एंड वर्क विद अस? तो मैं कर लूँगा। नेक्स्ट डे वो जॉब पे आ गया। सो पहले पूरी ऐसे इंट्यूटिव हायरिंग होती थी कि मुझे कहीं भी कोई भी मिल गया एंड दे लाइक कि मैं ये कर लूँगा, तो हम उनको हायर कर लेते थे। ओके। और हम क्या, मतलब एचआर तो था ही नहीं, तो मैं ही हायर कर लेता था। एंड फॉर गुड पीरियड ऑफ टाइम दैट वर्कड फॉर अस रियली वेल। दैट वर्कड फॉर यू? यस इट डिड। लोगों ने बोला, अब जैसे सिखवाया मैं सर्च में, उन्होंने बोला कि लुक एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मार्केटिंग मुझे ABCD भी नहीं पता था। उन्होंने बोला हायर समबडी हु इज़ बीन देयर डन दैट। तो व्हाट यू डू इज़, यार एक्सपर्टीज तो है, अगर बंदे ने दूसरी कंपनी में वो चीज़ की है तो मेरी कंपनी में आके वो कर लेगा। वहाँ गड़बड़ हो गई। तो वी स्टार्टेड हायरिंग दीज ओवर क्वालिफाइड पीपल who didn't have a business specific strategy, they had a same rinse repeat। वहाँ पे वो फेल हो गया। तो उस तरह के हमने कई लोगों को हायर किया, ग्रोथ में, मार्केटिंग में, लीडरशिप में, प्रोडक्ट में, वन बैड पर्सन आफ्टर अदर। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी भी कोई गलती थी, इट्स जस्ट दैट कि वी शुड हैव स्क्रीन्ड पीपल, राइट। एक चीज़ होती है कि एक होता है बंदे का टैलेंट और दूसरा होता है बंदे का इंटेंट। प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंटेंट। जब आप इंट्यूशन पे जाते हो, कई बार आप टैलेंट को ओवर एस्टिमेट कर देते हो, बट आप उसके इंटेंट को नहीं समझ पाते हो। प्रोसेस काइंड ऑफ एलिमिनेट्स दैट। सो ओवर क्वालिफाइड पीपल को हायर नहीं करना है? ऐसा नहीं बोला मैं, अब जैसे कि हमारे लिए वो ओवर क्वालिफाइड थे, इंटेंट नहीं था। स्किल के साथ इंटेंट होना जरूरी है। इंटेंट बहुत ज़रूरी है। इज दैट द राइट वे टू पुट यस, इंटेंट बहुत ज़रूरी है। और इंटेंट कैसे गेज करते हैं? आपके HR से बात करना पड़ेगा। HR से बात करना पड़ेगा, शी इज अमेजिंग। ठीक है, ओके, कूल। सो फिर आफ्टर यू हैड द रॉन्ग पीपल, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? हाउ डिड द कंपनी स्टार्ट डीरेलिंग? दे थॉट ऑफ दिस कंपनी एज सम अदर कंपनी। ओके। और हमारे इंटरनल क्लैशेस होने लगे कि यार, क्योंकि वी आर अ वेरी एथिकली एंड प्रिंसिपली ड्रिवन कंपनी, और कई बार जब लोग बाहर से आते हैं तो उनकी कंपनी में चीज़ें अलग होती थी, तो उनको बिजनेस थोड़ा अलग करना रहता है कि यार वहाँ कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती है, वो गिमिक्स टाइप के एड्स बनाती है। हमने कहा हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल दो। सो मान लीजिए एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, हाँ। और वो टिकटिंग प्लेटफॉर्म है तो उनके बैनर्स होते हैं, बैनर्स पे कुछ स्पेसिफिक लिखा होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की इमेजेस होती हैं। अब हमारी जैसे कंपनी है, फॉर एग्जांपल, हम लोगों की नहीं बोल सकते नहीं कि यार आप और वजन कम करो, वी कैन डू दैट। क्योंकि जस्ट लाइक यू डोंट सी बैनर्स ऑफ डॉक्टर्स सेइंग कि यहाँ पर किडनी रिप्लेसमेंट करवाओ या लिवर ट्रांसप्लांट करवाओ, वैसे वी आर ऑल्सो इनटू हेल्थ केयर। So all we can do is manage your lifestyle. We can't make fake promises. You see lot of ads कि 30 दिन में वजन घटाएं, हमको वैसा करना नहीं है। तो वहाँ पे फिर क्लैशेस होते हैं। सामने वाला बोलता है कि यार ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ही नहीं, impression ही नहीं मिलेगा। In a way that's correct, no bro? Like in 30 days, provided they follow your routine, they will see a significant difference, right? Yeah, but it's not ethical to come on make those kind of claims. People lose a lot more. But we don't make these claims, because if we start doing that, what is the kind of precedence you are setting for everybody around you? So the idea was never just to build a company. The idea was also to do it in a right manner, where because you're not just building a company, you're evangelizing the fitness and health industry itself. Like I did not understand a lot of blitzscaling thing कि आप कैसे कंपनी में आप लॉस दिखा के आप ग्रो कर रहे हो, वो मुझे कभी चमका नहीं। बट बाय द टाइम वी हैड दीज क्लैशेस, हमारा पहले साल में ही 28 करोड़ का लॉस हुआ। सो सडनली बीइंग फ्रॉम प्रॉफिटेबल कंपनी टू लूजिंग 28 करोड़, द क्लैशेस गॉट वर्स। और अब मैं एज अ लीडर हु इज़ नॉट इवन क्वालिफाइड, ना मेरा कोई IIM से है, एंड आई एम जिद्दी। सो मी विथ माई स्टबर्ननेस
And investors की नज़र में these are like highly qualified people from IIMs and multiple business schools or from billion-dollar businesses. I am fighting with them, right? So I got into bad this thing reputation कि यार I'm like a shit leader. और हुआ ये कि धीरे धीरे फिर मेरी वैसे हो गई कि मैं इन्वेस्टर्स को बिना बताए then I'm letting go of these guys one करके. So they got also super pissed क्योंकि उनको लगा कि यार what is this guy doing? He's probably shutting the business down, but they are checking on me maybe once in a quarter. I'm looking at my business on a regular day. I'm seeing this is suffocating. My business is suffocating. Correct. And we are just burning money for no reason. So then we move from investors के ना analyst होते हैं बहुत इन्हां करते हैं. They are the worst people in the startup ecosystem. Look, I don't have problems with VCs. I don't have problem with funding. And again, I'm not going to give you a black and white answer. I think there's a time where funding is extremely crucial. It's important. It can help you. VCs can be the nicest of the people. It also depends on the kind of founders. A founder like me, who's never had friends in his life, who doesn't wine and dine, doesn't go outside, I have trouble socializing. People like me will always run into problems. So I'm thoda sa stubbornness jo hai, that's not my forte, but it's my weakness, but it's also my strength, right? So ek time pe hamare paas mein 13 content writers the. Damn. We had 250 employees. 250 employees. Yeah. And now? Now it's around 120, 130 something. So you cut your workforce by almost 50%. In the last 4 years, yes. आप नितिन कामत से कब मिले? नितिन से वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक टाइम पे ना जब चीज़ें बेटर होनी शुरू हो गई एंड वी वर मेकिंग मनी एंड इन्वेस्टर्स लाइक ठीक है, यू गाइस आर डूइंग गुड, कंटिन्यू. आई थिंक जनवरी में और तब तक हम HNIs को ट्रेन करने लगे थे. 2022-23 में हम काफ़ी सारे HNIs को इंडिया में ट्रेन करते हैं. सम वेरी फेमस पीपल, कांट टेक द नेम्स. सो वी प्रोवाइड देम शेफ्स, वी प्रोवाइड देम पर्सनल कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स. उनके घर जाते हैं, उनके साथ में फ्लाई करते हैं एंड they take care of their entire thing. So Nitin my team sent out an email कि Nitin, we should manage your entire family's nutrition and training. And surprisingly, Nitin knew me. Okay. So he reverted back, yeah, JC, I've heard a lot about you. Let's catch up sometime. So मैं गया वहाँ पे and then you have this entire team. And उसमें से I think Venu is a very sweet guy. वो और ये पीछे push-ups करके भी आए. And they are wearing tight t-shirts and पूरा एकदम jacket पहन के पूरा full. And then we started talking like we are friends. It was very different experience. I'm like, yeah, this is a billionaire. I'm going in a very formal attire. मैं कभी jacket पहनता नहीं हूँ. उस दिन मैंने jacket पहना. They're all in t-shirts, एकदम chilled, like, bunch of cool dudes. And then we got to talking. बहुत देर हम लोगों ने बात की. And then we started asking questions, diet and this and that. उनका diet और training का तो नहीं हुआ. But because they already had somebody at the time, I said, JC, we're interested in this, business. Let us know if you need any help. So then I got to talk with their team. I sent them my MIS and everything. I told them, like thoda sa internal chal rahi hai, utha patak. I need investors who also, believe in me and can also like infuse some capital in the business. Because थोड़ा कैपिटल कम है. और उस टाइम पे दिस वाज द सेकंड टाइम व्हेन वी वर प्रॉफिटेबल बट वी वर स्टिल ऑन द कमिंग वेरी क्लोज टू द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी. तो अगेन वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था. तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा फंडिंग मिल जाएगा, वी आर अबाउट टू टर्न प्रॉफिटेबल. सो नितिन वाज लाइक, यार ठीक है, कर सकते हैं. एंड देन वी स्टार्टेड ऑन अ ईमेल चेन एंड देन वन फाइन डे ही वाज लाइक, JC, looking at the MIS, can you guys convince me that you can become profitable? अभी थोड़ा सा ब्रेक इवन हो रहा है बट प्रॉफिटेबल नहीं है. So then मैंने उसको एक इतना बड़ा ईमेल डाला where I posted my before picture and after picture and I was like, look, this is who I am. मेरे को बिजनेस भी नहीं समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ. एंड पूरा इमोशनल एकदम रो दिया मैं उस ईमेल में. Then he was like, अरे dude, मतलब his response was very accommodating and very, क्या बोलते हैं, like it was very heartfelt. So he's like, we understand, let's do this. फिर उनकी टीम ने पूरा वो किया and thankfully the funds hit the bank before we were about to go bankrupt. हमारा थोड़ा सा इनकम टैक्स के साथ में ये हुआ था कि मेरी एक जो एम्प्लॉय थी उसने GST फाइल करते समय आपको GST भरना पड़ता है ना, तो उसने वहाँ पे 50 लाख का GST होता है, उसने एक ज़ीरो और लगा दिया. नहीं सॉरी, 40 लाख का GST था, एक ज़ीरो और लगा दिया और गलती से उसने 4 करोड़ रुपए भर दिया GST में. कंपनी में 5 करोड़ रुपए थे. हमारे पास में एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए नहीं है.
अब OD भी कर लिया, हाँ और GST वाले ऐसे आराम से छोड़ते नहीं है, परेशान करते हैं। और हमारा GST ऑफिस है ग्वालियर में, भोपाल में, और ग्वालियर में हमारा ये IT ऑफिस पड़ता है, राइट। तो वो पैसा हमारा अटक गया, अब हमारे पास पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। ये नहीं है, मैंने घर खरीदा था, आई वाज लाइक यार इस घर को मॉर्गेज करो एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम मनी। एंड थैंकफुली उसी टाइम पे नितिन की टीम ने पैसे वायर किए। आफ्टर दैट थिंग्स हैव बिकम सो मच मोर स्मूदर, वी हैव बिकम प्रॉफिटेबल। पूरे साल हम लोगों ने प्रॉफिट किया, एंड ऑब्वियसली बिकॉज हमारा सिस्टम थोड़ा एक्रूअल बेसिस पे होता है, तो कैश बेसिस पे वी डिड प्रॉफिट, बट एक्रूअल बेसिस पे इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस ईयर्स बैलेंस शीट। सो दिस ईयर विल डू अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 130 crores, वाओ और उसमें लगभग हमारा प्रॉफिट रहेगा 8 से 10 करोड़ का। ब्यूटीफुल। एंड हाउ इज नितिन कामत एज एन इन्वेस्टर? Amazing. I haven't spoken to him ever about business. ओके Yeah, never. I want to speak to him about business, but we always end up talking about health. And I think the entire Rain Matter team, if there's a bunch of investors who are doing some really good work in this country, really, really good work for founders, it is Rain Matter Health. Everybody, irrespective of what you think or not, you should raise funds from them. It doesn't matter if they are providing you a seed round, Series A, Series B, whatever. You should have Rain Matter guys on your board. The nicest bunch of people, and I cannot say this like enough. मुझे एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है नितिन और निखिल के बारे में, कि जितने भी सारे बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स हैं, जैसे होल ट्रूथ हो गया, Yes. फिटर हो गया, जितने भी सारे बढ़िया स्टार्टअप्स हैं जो एथिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, Yeah. उन सारे स्टार्टअप्स में इनका तो इन्वेस्टमेंट है ही। Because they are. Yeah, because they are. Even while we work with Zerodha, the one thing that they often tell us is that as long as your ethics are clear, it really doesn't matter how many views you get. It really doesn't matter how many clicks you get. As long as you're creating great content, that's all we require. It will be working, yeah. But that's amazing, which is why, you know, and I've met Nikhil so many times. And the one thing that I often keep telling him is that this conversation looks very unreal to me, because I can't think of somebody so accomplished talking with so much modesty. Yeah. And whenever he asks me for my opinions, I just have one question: why does he even care? Thank you so much, JC. Means a lot. And I just hope everybody who's watching this podcast learned a lot. And that's all. Thank you so much. Thank you.